नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत करता हूं मैं। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम हिंदी विषय के सुपर प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके पूरे प्रीवियस ईयर पर आधारित रहेंगे। पहला प्रश्न आप सबके साथ लूँगा मैं। जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका क्या तात्पर्य है? यादृच्छिक मतलब क्या, बताइए ज़रा। भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच में अंतर्निहित संबंध है। शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, न कि बस यूं ही। भाषा के शब्द और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं यादृच्छिक की तो आपको ये शब्द पता होना चाहिए कि यादृच्छिक मतलब क्या होता है। भाषा क्या होती है प्यारे मित्रों? भाषा के जो शब्द होते हैं और जो उनके अर्थ होते हैं ना, उनके बीच में अंतर्निहित संबंध नहीं है। ये वाली बात याद रखना। भाषा यादृच्छिक है मतलब अलग है। देखिए, शब्द अलग होते हैं, अर्थ अलग होते हैं। हर शब्द के अर्थ अलग होते हैं, हर शब्द अलग होता है। मतलब भाषा यादृच्छिक मतलब अपने आप में अलग है, अद्भुत है, ये कहने का मतलब है। समझ में आ गया है? ये संबंध नहीं होता, ये बोल रहा है सही है। तो आपको ये संबंध में आ गया है, समझ में आ गया हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन आप सबके साथ लूंगा प्यारे मित्रों, वाले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है। मानस मंथन मतलब मानस चित्रांकन। प्यारे मित्रों, आप सबको पता होगा मानस चित्रांकन, या उसे कहते हैं अपन लोग माइंड मैपिंग। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? माइंड मैपिंग कहते हैं। तो एक बच्ची किसी भी अध्याय को पढ़ी और मानस मंथन करने के बाद, खुद से मंथन करने के बाद उस अनुच्छेद को लिख नहीं पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है? बहुत प्यारा प्रश्न आ गया। यहाँ पर एक आपको सिद्धांत क्लियर कराऊंगा मैं। चलिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। टीम शिक्षण, मदद स्केप फोल्डिंग, सहपाठी शिक्षण, सहपाठी परामर्श। आप लोग अपना उत्तर देंगे। पहले तो उत्तर कर लिए। चलिए अब बात करता हूँ आपके साथ में, ध्यान से देखना आप लोग। हम बात करते हैं प्यारे मित्रों वाइगोत्स्की साहब के। लिखते जाना, वाइगोत्स्की साहब। वाइगोत्स्की साहब ने प्यारे मित्रों दो टर्म दिए हैं। एक होता है ZPD, एक होता है प्यारे मित्रों स्केप फोल्डिंग। क्या होता है प्यारे मित्रों? स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग क्या है पहले समझिए। स्केप फोल्डिंग क्या होता है कि बच्ची कुछ कुछ समझ पाती है और कुछ कुछ उसके आगे नहीं पढ़ पाती, तो टीचर के द्वारा या बड़े साथियों के द्वारा क्या किया जाता है, उस अवधारणा को जहां वो फंस गई है उसमें थोड़ा सा हेल्प किया जाता है, थोड़ा सा धक्का दिया जाता है, पुश किया जाता है, उसे कहते हैं प्यारे मित्रों स्केप फोल्डिंग। और यहाँ पर भी बच्ची सब कुछ कर ली है पर बशर्ते अनुच्छेद को लिख नहीं पा रही है, परंतु वयस्क के साथ, वही बोला मैंने, वयस्क के साथ या सहपाठी के साथ उस कार्य को कर लेती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है आप बताएंगे? स्केप फोल्डिंग। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? स्केप फोल्डिंग। क्लियर है? अच्छा, एक टर्म और समझ लीजिए, ZPD क्या होता है? ZPD का फुल फॉर्म याद रखिए, जो मेरे पुराने साथियों को पता होगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। प्रोक्सिमल डेवलपमेंट प्यारे मित्रों, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर है? अच्छा, इससे क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में लिख लेना। हिंदी में पूछता है समीपस्थ, ऐसे पूछेगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने दिया? समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने दिया? आप बताएंगे वाइगोत्स्की साहब ने। किसने दिया प्यारे मित्रों? वाइगोत्स्की साहब ने दिया। लिख लेंगे। समझ में आ गया है तो आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पर। भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, अब प्यारा प्रश्न आ गया, बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाएं, बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास करवाया जाए, बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी बहनियों, मेरी प्यारी गृहिणों, मैं आप सबको बता दूं कि मैं चयनित हूं। मैं खुद वर्ग 3 का टीचर हूं। मैंने पिछली बार पेपर निकाला है, उसी अनुभव के साथ आपको सिखा रहा हूं मैं। आप लोग मेरे साथ बने रहें, चैनल को शेयर अवश्य करें ताकि आपको इसी तरह की तैयारी कराई जा सके। पूरी मेंस तक की तैयारी कराएंगे प्यारे मित्रों। चलिए बने रहिएगा मेरे साथ आप लोग लास्ट तक। भाषा अर्जन की बात करते हैं ना प्यारे मित्रों, समझना दो प्रकार के टर्म होते हैं। एक होता है अर्जन, एक होता है प्यारे मित्रों अधिगम। लिखते जाना। एक होता है अर्जन, एक होता है अधिगम। समझते जाना। बात करते हैं प्यारे मित्रों अर्जन की। अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है प्यारे मित्रों, अर्जन करना मतलब होता है ग्रहण करना, जैसा है वैसा ही ग्रहण करना। आ रहा है समझ में? अधिगम क्या होता है प्यारे मित्रों? व्यवहार में परिवर्तन। जो भी आप सीखो उसमें, उसके द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। अधिगम प्यारे मित्रों औपचारिक होता है।
मतलब कक्षा कक्ष में या परिवार के साथ सीखते हैं। अर्जन अनौपचारिक होता है प्यारे मित्रों, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता, ये कहीं पर भी सीखा जा सकता है। अब ऐसे समझना, मान लो कोई बिहार की लड़की है, अब वो महाराष्ट्र आई। बिहार से कहाँ आई प्यारे मित्रों? महाराष्ट्र आई। उसने महाराष्ट्र में आके क्या सीखा प्यारे मित्रों? बिहार में वो हिंदी सीखती थी, अंग्रेजी सीखती थी, संस्कृत सीखती थी, पर महाराष्ट्र जैसी आई वो अर्जन करने लगी किस भाषा का प्यारे मित्रों? मराठी भाषा का। किसके साथ? अपने परिवार में, माहौल में, परिवेश में रहकर, वातावरण में देखकर मराठी के शब्दों को वो सुनने लगी, थोड़ा थोड़ा समझने लगी। तो यहाँ पर उसने क्या किया? भाषा का अर्जन किया। तो भाषा का अर्जन कैसा होता है? स्वाभाविक रूप से होता है। और कैसे होता है? परिवेश एक्सपोजर में दिया जाता है। आ रहा है समझ में? पहला नंबर। व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं? नहीं प्यारे मित्रों, सिखाना तो अधिगम्य होता है। बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास करवाया जाए? बिल्कुल नहीं प्यारे मित्रों। बच्चों को पठन के अवसर दिए? बिल्कुल नहीं। जब अर्जन की बात करते हैं तो इसमें किसी प्रकार की चीज़ें ज़्यादा नहीं होती, परिवेश में जो आपको दिखता है वही आप सीख जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा हो शेयर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है प्यारे मित्रों? पाठ्य पुस्तक के बारे में पूछ रहा है। पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं। पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है। एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री नहीं है प्यारे मित्रों, यह पाठचर्या में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने की मदद करती है, बिल्कुल सही है। यह सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की आयोजन करता, ये भी सही है। आप लोग अपना उत्तर बताएंगे। चलिए उत्तर बताइए आप लोग अपना, क्या होगा इसका उत्तर बताइए जरा। पाठ्य पुस्तक के बारे में पूछ रहा है आप लोगों से कि क्या है पाठ्य पुस्तक के बारे में, बताइए, उत्तर बताइए। पाठ्य पुस्तक के स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, क्या? बिल्कुल नहीं प्यारे मित्रों। पाठ्य पुस्तक के क्या है? साधन है। पाठ्य पुस्तक अध्यापक और शिक्षार्थी विद्यार्थियों के एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है, बिल्कुल नहीं, एकमात्र नहीं प्यारे मित्रों। यह सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना बनाता है, बिल्कुल बनाता है, पर यहाँ पर पाठचर्या होती है पूरी चीजें। यह पाठचर्या में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। अब समझना, दो टर्म सिखाऊंगा आप लोगों को, नोट करते जाना। एक होता है प्यारे मित्रों लिखना पाठचर्या, ठीक है, एक होता है आपका पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों अलग चीजें हैं, ऐसे समझना। पाठचर्या पूरा एक फ्रेम है प्यारे मित्रों, पूरा एक फ्रेम है, और पाठ्यक्रम उस फ्रेम के अंदर तस्वीर है। आ गया समझ में? समझ में आ गया? मतलब पाठचर्या पूरे सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों को लेकर चलती है, किसी एक विषय पर आधारित नहीं होती। उसमें शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ साथ सह शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति का भी उद्देश्य होता है, और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक सिलेबस होता है। उस सिलेबस को कहते हैं पाठ्यक्रम। हर विषय का एक सिलेबस होता है, जैसे कि आपके हिंदी विषय का सिलेबस है। क्लियर है? हाँ, आगे समझ में। तो पाठचर्या का भाग है पाठ्यक्रम, ना कि पाठ्यक्रम का भाग है पाठचर्या। समझ में आ गया है? और इनके उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए पाठ्य पुस्तक की सहायता ली जाती है। आ गया समझ में? इसलिए आप बताएंगे ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, शेयर अवश्य करना है, अब बने रहना है। आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? देखिए अच्छे से पढ़िए। बोल रहे हैं कि आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? गहन पठन, विस्तृत पठन, बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन? बताइए, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन बताइए जरा, इसका बताइए जरा। जब इस प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 की मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, बच्चों को अच्छे से पढ़ने के लिए बोला है ना। गहन पठन, विस्तृत पठन, बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन, अच्छे से पढ़ने और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। आप प्रश्नों के उत्तर कब दे पाएंगे? जब गहन पठन करेंगे, उससे कहते हैं प्यारों गहन पठन। अभी हम अच्छे से इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, सबके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 लूंगा आपके साथ मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी गृहिणियों। मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका उत्तर करना है। किसी पाठ्य सामग्री से विशेष सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल बोध है।
देखिए प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, किसी पाठ सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ सामग्री को पढ़ने का कौशल डैश बोध है। दोस्तों जब हम बात करते हैं कोई भी पाठ सामग्री आपको दिया मैंने, उस पाठ सामग्री को ध्यान से पढ़ना और उससे सूचना निकालने का उद्देश्य किस प्रकार के कौशल को बढ़ाता है, ये आपसे पूछ रहा है। मूल्यांकन परक, वैश्विक, स्थानीय, निष्कर्षात्मक। बताइए 6 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। देखिए प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं कोई पाठ सामग्री उससे विशेष सूचना निकालना और उस निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ सामग्री पढ़ने का कौशल, याद रखिएगा मूल्यांकन परक नहीं है, मूल्यांकन में हम जांच करते हैं, वैश्विक भी नहीं है, निष्कर्षात्मक नहीं, यहाँ किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं, ये होगा आपका स्थानीय। क्या होगा प्यारे मित्रों? स्थानीय। समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके साथ मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले व्याकरण, प्यारे मित्रों से हम बात करते हैं व्याकरण पढ़ाने की, तो निगमनात्मक उपागम मतलब बच्चे ने क्या सीखा उसकी जांच करना की अनुशंसा करता है कि ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, नियम प्रस्तुत करने चाहिए, वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए। प्यारे मित्रों बताइए इसका उत्तर बताइए। देखिए मैंने ये वाला प्रश्न बहुत बार लिया है आप सबके साथ में, इस पर हमने बहुत चर्चा किए हैं। हमने 2 टर्म बताए थे आपको, एक होता है आगमन, एक होता है प्यारे मित्रों निगमन। एक आगमन है और एक निगमन है ना, समझना एक एक करके। आगमन विधि में प्यारे मित्रों हम सबसे पहले बच्चों को उदाहरण बताते हैं, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं या सिद्धांत की ओर चलते हैं, उदाहरण से नियम की ओर या सिद्धांत की ओर। वही निगमन विधि में प्यारे मित्रों हम सबसे पहले बच्चों को नियम या सिद्धांत बता देते हैं, पहले ही बता देते हैं, उसके बाद बच्चा उदाहरण तक पहुंचता है। आ गया समझ में? इस तरह से। तो इसलिए निगमनात्मक उपागम बोल रहे हैं मतलब निगमन विधि, तो ऑब्वियस सी बात है आपका उत्तर जाएगा 3rd नंबर, नियम प्रस्तुत करते हैं। निगमन विधि में हम सबसे पहले नियम प्रस्तुत करते हैं। समझ में आ गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लूंगा आपके साथ, मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। डैश तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। डैश तथ्यों से आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। बताइए मतलब क्या तथ्यों से आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है? पाठ सामग्री का विस्तार, व्याख्या करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना। बताइए इस प्रश्न का उत्तर देखिए जरा, क्या कर सकते हैं आप? क्या पाठ सामग्री तथ्यों से कहीं जाकर अनुमान लगाने का तरीका है? व्याख्या तथ्यों से कहीं आगे जाकर, विश्लेषण, निष्कर्ष निकालना। इसका उत्तर प्यारे मित्रों आप लोगों का पहला नंबर हो जाएगा, पाठ सामग्री का विस्तार तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। बिल्कुल सही। एक्स्ट्रापोलेशन मतलब क्या कि हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी सामग्री पढ़ा रहे हैं, जैसे कि बच्चों को हम कोई भी कहानी पढ़ा रहे हैं, तो उस कहानी के एक्स्ट्रा नॉलेज आप बच्चों को देते हैं सृजनात्मकता के लिए। मान लीजिए बच्चों को उसका एंड ना बताएं, तो आप बच्चों को बोल दें कि बच्चों आप लोग इसका एंड खुद से लिख के बताओ, तो बच्चा तथ्यों से आगे जाके सोच सकता है। इसे कहते हैं पाठ सामग्री से का विस्तार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लूंगा आप सबके साथ, मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कक्षा में देखिए, कक्षा में मातृभाषा को स्थान ना देना किस विधि की विशेषता है? बहुत प्यारा प्रश्न, ये प्रश्न पूछा हुआ है, मैंने बताया पिछली क्लास में। मातृभाषा को कौन सी विधि स्थान नहीं देती प्यारे मित्रों? बहुत प्यारा प्रश्न, आएगा ही आएगा, कंफर्म मान लो। प्रत्यक्ष विधि, प्राकृतिक विधि, द्विभाषिक विधि, श्रव्य भाषिक विधि। ध्यान दीजिएगा, तीनों विधियां किसी प्रकार की विधि नहीं होती, एक विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसे। अब ये डायरेक्ट मेथड किसने दिया, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। डायरेक्ट मेथड किसका है बताइए? प्रत्यक्ष विधि एक ऐसी विधि है जिसमें मातृभाषा को स्थान नहीं दिया जाता है। इसको जिस भाषा को आप पढ़ा रहे हैं उसी भाषा में बच्चों को सिखाते हैं, ये होती है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, मतलब बच्चे ने जो भाषा प्रयोग किया उसकी प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की बर्तनी गलत लिखी है, मतलब लेखन है। आप कक्षा में किस उपागम का उपयोग कर रहे हैं? पहला ऑप्शन संरचनात्मक, समग्र भाषा, संप्रेषणात्मक, रचनावादी। देखिए
हम बात करते हैं प्यारे मित्रों, जब एक बच्चे ने अपने कुल की भाषा का प्रयोग किया है, एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, मतलब बच्चे ने जो भी भाषा का प्रयोग किया उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, बच्चे ने कुछ गलत लिख दिया है। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? संरचनात्मक, समग्र भाषा, संप्रेषणात्मक, रचनावादी। एक एक करके समझना। रचनावादी मतलब बच्चे ने कुछ नया किया, संप्रेषणात्मक मतलब बच्चे ने उस चीज़ को एक्सप्रेस किया, समग्र भाषा मतलब सभी भाषाओं को उसने प्रयोग किया, संरचनात्मक मतलब कुछ नया किया। यहाँ पर प्यारे मित्रों कुछ नया करने वाली बात नहीं हो रही, दोनों नहीं होंगे। संप्रेषण हो रहा है, समग्र भाषा का ही प्रयोग हो रहा है, पर यहाँ पर संप्रेषण में आपने क्या कौन सा उपागम किया, आप ध्यान रखना, समग्र भाषा इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर सेकंड नंबर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन नंबर 11 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। स्वच्छंद मतलब कैसे? फ्री रूप से, है ना प्यारे मित्रों। चलिए इसका उत्तर बताएंगे। शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं। यह शिक्षार्थियों को उस प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षार्थी लिखने या ना लिखने के लिए स्वतंत्र है। शिक्षार्थी ये महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है। बताइए, इसका उत्तर बताइए। एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है कि शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित करता है। ठीक है, यह शिक्षार्थी को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों। जब हम बात करते हैं बच्चों की स्वतंत्रता की, उनके विचारों को अवसर देने की, मौका देने की प्यारे मित्रों, तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लूंगा, नया प्रश्न वाली स्क्रीन पर। यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। कौन सा एक अधिगम का प्रकार है जिसमें बच्चा अपने उच्च स्तर के मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि बुद्धि और तर्क का प्रयोग करता है? बताइए। संरचना अधिगम, मौखिक अधिगम, अवधारणा अधिगम या गत्यात्मक कौशल अधिगम? बताइए कौन सा एक अधिगम का प्रकार है जिसमें बच्चा मानसिक रूप से अपनी हाई स्तर की बुद्धि और तर्क का प्रयोग करता है? बताइए जरा, इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर। संरचना अधिगम, मौखिक अधिगम, अवधारणा अधिगम, गत्यात्मक कौशल अधिगम। प्यारे मित्रों यहाँ पर गत्यात्मक मतलब होता है क्या करना? गति करना, हाथ पैर का प्रयोग करना। यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा है, बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल हो रहा है। अवधारणा अधिगम, मौखिक अधिगम देखिए, मौखिक अधिगम में केवल बच्चा अपने मुंह का प्रयोग करता है। संरचनात्मक अधिगम मतलब में कुछ नया करता है बच्चा। यहाँ पर प्यारे मित्रों आप लोगों का उत्तर हो जाएगा अवधारणा अधिगम, मतलब बच्चा वहाँ पर किसी विषय वस्तु को सीख रहा है और अपने बुद्धि और तर्क का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? कौन सा कक्षाई अभ्यास मतलब कौन सा कक्षा का अभ्यास है बच्चों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करता है, मतलब बच्चा मौखिक रूप से बोल सकता है? बताइए। नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना, ठीक है। अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का समवेत पठन, ठीक है। कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का समवेत गायन, रोल प्ले में भाग लेना। एक एक करके सारे ऑप्शंस को आप लोग पढ़िए और उत्तर करिए। मतलब आपसे कक्षा में अभ्यास पूछ रहे हैं कौन सी मौखिक भाषा के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैंने कई बार आपको लोग बताया है कि बच्चे में यदि अपन सृजनात्मकता का विकास करना चाहते हैं तो बच्चों को हम लोग अवसर दें, है ना। जब तक बच्चा को अवसर नहीं देंगे तब तक बच्चा कोई भी चीज़ नहीं सीख सकता, है ना। चलिए देखिए, नए व अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना, ठीक है। अध्यापक के साथ पाठ सामग्री का समवेत पठन, ठीक है। कविता को कंठस्थ कर लेना, बिल्कुल नहीं। जहाँ पर कंठस्थ और रटना और याद करने वाले शब्द आए वहाँ आप गलत कर देंगे। तीसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। रोल प्ले में भाग लेना, बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों। जब आप कभी बच्चों को अवसर दें ना तो बच्चों को स्वतंत्र रूप से अवसर दें तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। तो यहाँ पर रोल प्ले ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब बच्चों को आप कुछ भूमिका दे दें और बच्चों को करने को दे दें, वो कर लेगा बच्चा, ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 14 लूंगा आपके साथ, मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं,
और आपकी नियुक्ति पंजाब के एक प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। हिंदी भाषा के टीचर होने के नाते, मान लीजिए आप भी हिंदी भाषा के टीचर हैं और आपकी नियुक्ति मान लो किसी गोंडी क्षेत्र में हो गई और आपको वहाँ की क्षेत्रीय भाषा नहीं आती, तो आप क्या करोगे। वही वाला प्रश्न आ गया। बताइए, समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, मतलब आप समुदाय को बदलने का प्रयास करना है। किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए। बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए। बताइए बताइए जरा इस प्रश्न का उत्तर बताइए। समझ पा रहे हैं प्रश्न को कि आप एक टीचर हैं हिंदी भाषा की और आपको पंजाब में पहुंचा दिया गया और वहाँ की क्षेत्रीय भाषा आपको नहीं आती, आप क्या करेंगे। समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करने, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समुदाय को अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण, बिल्कुल नहीं। ट्रांसफ़र तो नहीं कराएंगे आप। अंग्रेजी में संप्रेषण करना, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा प्यारे मित्रों, आप बच्चों की जो भाषा है उसको आप एक संसाधन के रूप में लेंगे। इसे कहते हैं बहुभाषी कक्षा कक्ष का प्रयोग, बहुभाषिकता का विकास, बहुभाषिकता का विकास। ठीक है प्यारे मित्रों, इस तरह से आ गया समझ में। लास्ट क्वेश्चन लूंगा, मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी गृहिणियों, मेरी प्यारी बहनों। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। अब भी बताया था मैंने निदानात्मक क्या होता है। विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना, योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना, अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना। निदानात्मक अलग होता है प्यारे मित्रों ना, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। प्यारे मित्रों, हमारे पास दो टर्म होते हैं, लिखते जाना आप लोग, बता रहा हूँ मैं। एक टर्म होता है लिखना आप लोग, उसे कहते हैं लिखते जाना आप लोग अच्छे से। दो टर्म लिखना आप लोग, एक होता है निदान, वैसे मैंने इन पे पहले चर्चा किया है। एक होता है उपचार। आप बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपकी जांच की, तो जांच करने पर पता चलता है कि आपको कौन सी बीमारी है ना। तो जांच करना प्यारे मित्रों कहलाता है निदान। जांच करना, निदान मतलब समस्या की जांच करना, निदान कहलाता है। और वहीं पर क्या, और उस समस्या के अनुसार क्या करना, इलाज करना। उस समस्या के अनुसार इलाज करना उपचार कहलाता है। मतलब समस्या का समाधान करना कहलाता है उपचार। जांच करना होता है निदान, ठीक है, और जांच के अनुसार समस्या का समाधान करना निदान कहलाता है। तो यहाँ पर आपका बताइए कौन सा सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो रहा है ना। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं प्यारे मित्रों, देखिए, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना, बिल्कुल सही, जांच करना और उसके अनुसार उपचारात्मक कदम उठाना। ठीक है प्यारे मित्रों, तो ये थी आज की सुपर 15 प्रश्नों की क्लास। प्यारे मित्रों, मेरी मेहनत सफल हुई है या पसंद आई है आप सबको, तो शेयर अवश्य करें ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक, दोस्तों तक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।